हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 15 और 16 मार्च का करंट करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं बना पाई थी, कल रात में आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी तो ये तैयार नहीं कर पाई थी, इसलिए 2 दिन का एक साथ लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ स्पेशल हलवा प्रश्न भी रहेंगे जो हर क्वेश्चन से संबंधित रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मध्य प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो देखो, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना पूरे भारत की योजना है, लेकिन उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो सोलर पंप योजना है, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, उसको लाया जा रहा है। तो इसका जो क्रियान्वयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, तो इसका क्रियान्वयन जो किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, याद रखना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट योजना है, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में चल रही है, तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। और जो ये प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत किसान जो सोलर पंप खरीदेंगे उस पर उनको सब्सिडी दी जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा। इससे संबंधित फैक्ट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना जो कि 2022-23 में लागू हुई थी, उसको विस्तारित कर दिया है और उसको प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना नाम से लागू किया जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है उसको किस नाम से लागू किया जाएगा, तो याद रखना है प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना से नाम सूर्योदय नाम किया जाएगा। इसको पहले कृषकों का सूर्योदय भी योजना भी कहा जाता था। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना का जो क्रियान्वयन है वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा केंद्र सरकार की कुसुम बी योजना के अंतर्गत जारी निर्देश द्वारा होगा। आपको बस ये याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना है उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास विभाग करेगा। मुख्यमंत्री सोलर जो पंप योजना है 2023 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य था किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु सोलर पंप स्थापित करना। ऐसे किसानों को दी जाते थे सोलर पंप, उनको व्यवस्था की जाती थी जिनके खेतों के पास आसपास कोई बिजली नहीं होती थी, तो उसका विस्तार कर दिया है किसमें, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में। और उसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्रांति सूर्य टंट्या भील और तात्या टोपे विश्वविद्यालय का शुभारंभ कब होगा। तो इसका जो शुभारंभ हो चुका है 14 मार्च 2024 को हो गया है। और जो क्रांति सूर्य टंट्या भील है उसका जो उसकी स्थापना हुई है खरगोन में, और तात्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है गुना में। अभी तक जो था ग्वालियर से संबद्ध रहते थे, जो यहाँ के अशोकनगर, गुना, चंदेरी, जो ये आज से पुरी, ये जो ज़िले थे, नॉर्मली जिवाजी जो विश्वविद्यालय वहाँ से संबद्ध रहते थे। लेकिन अभी क्या, अब से ये क्या होगा, तात्या टोपे विश्वविद्यालय जाएगा तो वहाँ के कॉलेज यहाँ से संबद्ध रहेंगे। ऐसे ही जो निमाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं उनको क्रांति सूर्य टंट्या भील का जो विश्वविद्यालय बन रहा है उनका लाभान्वित होगा। क्रांति वीर टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में बनेगा और तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में बनेगा। इनकी घोषणा फरवरी में ही हो गई थी और 14 मार्च को इनका शुभारंभ भी हो गया। क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में अन्य विषयों के साथ साथ कृषि विज्ञान की शिक्षा भी इसमें प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित कुछ हलवा प्रश्न देखते हैं। भारत के सक्रिय एवं आदिवासी नायक थे टंट्या भील। द न्यूयॉर्क टाइम ने 10 नवंबर 1889 में प्रकाशित खबर में टंट्या भील को रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की पदवी भी दी गई है। इनका नाम, असली नाम इनका तांतिया था, लेकिन जो अंग्रेज थे, अंग्रेज तांतिया तो हिंदी थोड़ा रिलेट होता है, तो जो अंग्रेज थे वो उनको टंट्या टंट्या बोलते थे, तो इससे उनका नाम टंट्या भील पड़ गया। वैसे उनका नाम तांतिया था। टंट्या भील का जो जन्म हुआ था 1840 में पूर्वी नेमाड़ खंडवा में हुआ था। वहाँ का एक गांव था, वहाँ पे हुआ था। इन्हें अमीरों का लुटेरा और गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। भंवरकुआं चौराहा जो इंदौर में है उसका नाम भी टंट्या मामा चौराहा किया, और पताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रखा जाएगा।
अगला है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा तथा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुभारंभ घोषणा हाल ही में कहाँ पे हुई? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन। तो 14 मार्च को इसकी घोषणा हुई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, इसकी घोषणा हुई है भोपाल में। कहाँ पे हुई है? भोपाल में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर 2 स्थल है, यहाँ के लिए किया गया। इन 2 पर्यटन स्थलों के बीच में ये सेवा आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केदारनाथ और यमुनोत्री के समान दतिया, मैहर, ओरछा के लिए भी कम समय में दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुभारंभ किया जाएगा। शुभारंभ कहाँ हुआ है? भोपाल स्थित हैंगर से इसका शुभारंभ हुआ है। पीएम श्री योजना का आरंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना का आरंभ हुआ। कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को हुआ था। तो ये याद रखना। और अभी हाल ही में भोपाल से इसकी घोषणा हुई है। और कहाँ कहाँ के लिए ये हेलीपैड सुविधा दी जाएगी? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के लिए दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेदमी की शूटर रवीना फ्रांसिस ने पैराशूट वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये जो टूर्नामेंट था, ये टूर्नामेंट दिल्ली में हुआ है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। रूबीना फ्रांसिस कहाँ की हैं? रूबीना फ्रांसिस जबलपुर की पैरा शूटर हैं। और मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। घुड़सवारी जो एकेडमी है उसकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने यात्रा व्यापार उद्योग के लिए किस देश में रोड शो कार्यक्रम की घोषणा की? अमेरिका, ब्राजील, स्टॉकहोम या ब्रिटेन? तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने स्टॉकहोम में रोड शो कार्यक्रम की घोषणा की। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है और यहाँ पर रोड शो कार्यक्रम की घोषणा हुई। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना हुई थी 2017 में। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने स्टॉकहोम स्वीडन में यात्रा व्यापार उद्योग के लिए रोड शो की घोषणा की। इससे संबंधित कुछ हलवा प्रश्न कर लेते हैं। जर्मनी के शहर बर्लिन में सांची के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है कि सांची के किस गेट की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? तो जर्मनी के शहर बर्लिन में सांची के पूर्वी गेट की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ताप्ती नदी के नाम पर थाईलैंड में भी नदी का नाम रखा गया है। ताप्ती नदी का जैसा ही नाम थाईलैंड में भी रखा गया है। और सीता मंदिर कहाँ पे बन रहा है? सीता मंदिर श्रीलंका में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा माँ, बच्चे और उनका स्वास्थ्य पोस्टर का विमोचन किया? किलकारी, संगत, चिल्ड्रन या ममता? तो ये संगत संस्था द्वारा माँ, बच्चे और उनके स्वास्थ्य पोस्टर का विमोचन किया गया। महिला बाल विकास श्री मंत्री जो है हमारी निर्मला भूरिया, उन्होंने भोपाल की स्वयंसेवी संस्था संगत द्वारा माँ, बच्चे और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित पोस्टर का विमोचन किया। संस्था द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत झाबुआ जिले से की गई और 8 जिले झाबुआ, उज्जैन, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, मुरैना, दतिया को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन भी हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई और इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा 2006 में दिया गया। अगला क्वेश्चन इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इस परियोजना के माध्यम से माँ, बच्चे एवं उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। इसमें जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित किया करने वाला गर्भावस्था के दौरान माँ के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल एवं बेहतर प्रारंभिक बाल विकास के पालन पोषण पर आधारित कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम खासकर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। महिला बाल विकास की बात करें तो इसकी सचिव है श्रीमती दीपाली रस्तोगी। संयुक्त संचालन एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं डॉक्टर विशाल नाडकर्णी। संगत जो संस्था है उसकी जो प्रमुख है वो है गौरी दीवान। एकीकृत बाल विकास योजना कब आरंभ हुई थी? 1975 में हुई। और मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास निदेशालय की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1986 को हुई। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2008 से की गई। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2008 से की गई थी।
अगला क्वेश्चन करने से पहले ये फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूनिट वाइज 11,500 प्लस प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है। न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के ऑब्जेक्टिव आप इसके द्वारा लगा सकते हैं। साथ में अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये महिला सुपरवाइजर के नोट्स ले सकते हैं। सुपर डुपर 7 बुकलेट आपको इसमें मिलेंगी। 7 बुकलेट आपके घर आएंगी और एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलेगा। ये फरवरी की ई बुक है, अगर आप फरवरी करंट लेना चाहते हैं तो 25 रुपये में परचेस कर सकते हैं। और ये जनवरी की ई बुक है, आप जनवरी की 25 रुपये में परचेस कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर में करवा रही हूँ इसी प्रकार के मिलेंगी। साथ में आप एमपीपीएससी प्री के नोट्स लेना चाहते हैं या एमपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, महिला सुपरवाइजर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस विद्युत का वितरण कंपनी को ए ग्रेड दिया है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पश्चिमी क्षेत्र को ए ग्रेड दिया है। विद्युत मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गत दिवस देश भर के 55 बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उनको रेटिंग जारी की है। केंद्रीय विद्युत मंत्री जो श्री आर के सिंह हैं उन्होंने जारी सूची में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी को ए ग्रेड दिया है। ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1778 मेगावाट की सौर परियोजनाएं हैं। 1500 मेगावाट की आगर मालवा शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की नीमच परियोजना, नीमच पार्क परियोजना, नीमच में जो है वो 550 मेगावाट की है। तो इस प्रकार से टोटल 1778 मेगावाट की सौर परियोजनाएं प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितनी दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया? फ्रेंड्स, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो हाई लिख कर अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको इसके थ्रू मिलता रहेगा। इसके अलावा सुपरवाइज़र की तैयारी करा रहे हैं, सुपरवाइज़र के लिए भी ग्रुप मिलेगा। रेगुलर रोज़ मेरे चैनल पर प्रीलिम्स के वीडियोस भी आते हैं पी सीरीज़ के नाम से, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आ रहे हैं, और महिला सुपरवाइज़र की सी सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है तो वो भी देखिएगा। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने दर्शनीय स्थल को अस्थायी सूची में शामिल किया है? 6 शहरों को किया है। यूनेस्को, जिसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, इसने मध्य प्रदेश के 6 दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ग्वालियर का किला, दूसरा है धमनार का ऐतिहासिक समूह, तीसरा है भोजेश्वर मंदिर, चौथा है चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, पांचवा है खूनी भंडारा बुरहानपुर, और छठवा है रामनगर और मंडला के गोंड स्मारक। ये 6 शहरों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। अक्टूबर 2023 तक पूरी दुनिया के लगभग 1199 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया, जिसमें 933 सांस्कृतिक 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित हैं। भारत में 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में कितने हैं? टोटल 42 हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। बात करें जो पहला ऐतिहासिक स्थल बनाया अस्थायी धमनार, ये मंदसौर जिले के धमनार गांव में है। चट्टानों को काटकर बनाई है यहाँ पर जगह, और 51 गुफाएं हैं यहाँ पर धमनौर में, स्तूप हैं और सघन आवास है। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया था। इस स्थल में बैठे हुए निर्माण मुद्रा में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। कहाँ पर? धमनार में। उत्तरी किनारे पर 14 गुफाएं ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है, जिसमें बारी कचेरी और भीमा बाजार प्रमुख हैं। बारी कचेरी गुफा जो है वो 20 फीट वर्गाकार है। इसमें एक स्तूप है और चैत है। बरामदे की लकड़ी की वास्तुकला के साथ एक पत्थर की रेलिंग भी शामिल है। भोजपुर की बात की जाए तो भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। गर्भगृह में विशाल लिंग लगभग 6 मीटर की परिधि के साथ 2.35 मीटर लंबा है। इसकी अद्भुत वास्तुकला की वजह से इसे पूरब का सोमनाथ भी कहा जाता है भोजपुर को। भोजपुर के गांव में एक पहाड़ी पर राजा भोज ने इसको 1010 से 1053 ईस्वी में बनाया था। अगला है रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली। चंबल बेसिन और मध्य भारत में विभिन्न ऐतिहासिक सभ्यता में रॉक कला स्थलों की दुनिया में सबसे बड़ी सघनता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला है। ये धार्मिक अनुष्ठानों, शिकार प्रथाओं से भी जुड़ा हुआ है और ये कई गतिशील इतिहास प्रदर्शित करते हैं। अगला बनाया है खूनी भंडारा। खूनी भंडारा कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। अपने तरह की अनोखी जल आपूर्ति प्रणाली यहाँ पर है, जिसको खूनी या कुंडी भंडारा भी कहते हैं।
407 साल पहले तैयार की गई थी। इसका निर्माण 1615 में बुरहानपुर के सासुर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला है गोंड स्मारक मंडला। गोंड स्मारक मंडला गोंड राजाओं ने इसका निर्माण किया था। 1667 में गोंड राजा हृदय शाह ने नर्मदा नदी के किनारे मोती महल का निर्माण भी करवाया था। ये पूछा जाता है, मोती महल किसने करवाया? हृदय शाह ने। सीमित साधन और तकनीक के बावजूद 5 मंजिला महल राजा की इच्छा शक्ति की गवाही देता है। समय के साथ 2 मंजिलें जमीन में दब गई हैं, लेकिन 3 मंजिलें आज भी देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन और कार्यशाला आयोजित करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया है जिन्होंने सर्पदंश नियंत्रण का कार्यक्रम आयोजित किया है? तो वो बन गया है मध्य प्रदेश। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है। सर्पदंश में व्यापक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने टोल फ्री नंबर ये भी दिया गया है कि कोई भी इस पे नंबर लगा, किसी की समस्या आदि तो इस पे फ़ोन कर सकता है। मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम के तहत कार्यशाला आयोजित करने वाला प्रथम राज्य। अब है ये आज का प्रश्न, आप लोग को सबको कमेंट बताना ही, मैंने ऊपर भी करवा दिया है। अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा होगा तो आप जरूर कर पाएंगे। भारत में कुल कितने विरासत स्थल हैं? 40, 41, 42 या 43? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं सभी लोग आए तो बताइएगा, नहीं आए तो ऊपर देख लीजिएगा आंसर, मैंने आपको भी बताया है, इसको पढ़ के आंसर जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।